हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 4 मेजर आर्टिकल्स की। पहले आर्टिकल में 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल सर्वेलेंस के बारे में, जियो इंजीनियरिंग के बारे में एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। ये 4 वो आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे। सबसे पहले हम गाजा के बारे में बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और हमास वॉर को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ 20 पॉइंट का एक प्लान दिया है। सबसे पहले इस एरिया का मैप जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नॉर्थ में लेबनान होता है, यहाँ पर ये सीरिया आ जाता है आपका टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट में ये आपका जॉर्डन है और नीचे साउथ में इजिप्ट आ जाता है, वेस्ट के साइड पे पूरा मेडिटेरियन है। अब ये इसराइल के बिल्कुल साउथ कॉर्नर पे आपको गाजा देखने को मिलता है, नॉर्थ में आपको गोलन हाइट देखने को मिलता है एंड ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको वेस्ट बैंक देखने को मिलता है। सी ऑफ गलीली, डेड सी, कुछ इंपॉर्टेंट, एक जॉर्डन रिवर, कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो आप इस एरिया में देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इशू की। देखिए, हुआ ये कि 7 अक्टूबर को एक अटैक के थ्रू हमास ने टारगेट किया इसराइल को, जिसमें 1200 के करीब इजरायली लोगों की मौत हुई एंड 250 लोगों को हॉस्टेज लेके ये हमास वाले लोग चले गए। जिसके बाद जब इसराइल ने रिटेलिएट किया तो 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई एंड कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मल्टीपल सीज फायर के अटेम्प्ट की गई, बट सभी कंसेंसस बिल्ट ना होने की वजह से फेल रही। अभी ट्रंप ने एक 20 पॉइंट का प्लान दिया है जो कि 2020 के वेस्ट एशिया पीस प्लान के जैसा ही है, और इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। पहली चीज, इसे डी रेडिकलाइज करेंगे गाजा को पूरे को, यानी एक टेरर फ्री जोन, किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी अब यहां से नहीं होगी। अब इसको इंश्योर करने के लिए यहां पे आपको दूसरी साइड आना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स लेके आएंगे, मतलब यूएन की फोर्स नहीं है। इंडिया ने साफ कहा है कि भैया अगर यूएन जाएगा तो हम जाएंगे, अदरवाइज ऐसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, यहां पर यह जरूर रहेगा कि इंडिया वैसे ओवरऑल पीस प्रोसेस में यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो अपने कुछ मिलिट्री को यहां पर भेजेगी ताकि इस एरिया में पीस को स्टैब्लिश कर सके। अब यहां पे हम रीडेवलप करेंगे गाजा को वहां के लोगों के लिए। सीज फायर होगा, इसराइल कहीं ना कहीं उस एरिया से विड्रॉ करेगा, सभी हॉस्टेजेस चाहे जिंदा हो या मुर्दा उनको 72 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाए। यहाँ पर इसराइल भी 250 से ज़्यादा प्रिजनर्स और डिटेनीज को यहाँ पर छोड़ देगा। मोर ओवर, जो भी मेंबर हैं हमास के जो हथियार डालना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा अब्रॉड जाने के लिए। फुल ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो भी अभी तक यहाँ पर आपको फेमाइन जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है उसको रोका जा सके। यूएन एंड न्यूट्रल एजेंसीज यहाँ पर वापस से अपनी एड वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगी एंड टेम्परेरली आप ये कह सकते हो कि फिलिस्तीन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी फिलिस्तीन में, और वही यहाँ पर गवर्नेंस क्रिएट करेगी। एंड मोर ओवर, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें एक आपकी कमेटी बनेगी, उसको बोर्ड ऑफ पीस, इसको हेड करेंगे ट्रंप एंड बाकी सारे ग्लोबल लीडर। तो ट्रंप ने यहाँ पर इकोनॉमिक प्लान भी दिया जिसमें इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएट की जाएंगे हमारे गाजा के अंदर खासकर, एंड मोर ओवर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर ट्रेड बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का फोर्स माइग्रेशन नहीं किया जाएगा, हमास गवर्नेंस में इनका कोई रोल नहीं रहेगा एंड टोटली ये डीमिलिटराइज कर दिए जाएंगे। गाजा एनेक्स नहीं करेगा इसराइल एंड मोर ओवर यहाँ पर टेरर फ्री जोन क्रिएट किए जाएंगे एंड कोशिश की जाएगी इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट किया जाए एंड फलस्तीनी स्टेटहुड को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है। मतलब आप ये कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म में पाथवे होगा ये कि फलस्तीनी स्टेटहुड भी हम प्रोवाइड कर देंगे अगर ये सभी कंडीशन मीट होते हैं तो। अब कुछ इन्होंने इस तरह की प्लान बनाने की बात की है, जैसे यहाँ पर किस तरह से विड्रॉ करेगी आर्मीज वगैरह, उसका प्लान बताया, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर कुछ रिस्क है, जैसे हमास कहीं ना कहीं इसको रिजेक्ट कर देंगे, एक डर ये भी है। कहीं ना कहीं फॉरेन फोर्सेस से यहाँ पर इसराइल को डर रहेगा, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि भैया हम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं एंड इसराइल कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान इस एरिया में आए। देन यहाँ पे एक तरह से ये रिस्क होगा कि गाजा का एक डिफेक्टो आप पार्टीशन कर रहे हैं,
एंड पार्शली वो जो जोन स्टेबलाइजेशन की आप बात कर रहे हो, इससे लोगों के बीच में, हैव और हैव नॉट के बीच में डिफरेंस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। वैसे अगर बात की जाए, यूएस अपने आप को वापस से असर्ट कर रहा है एंड अरब देशों के ऊपर प्रेशर होगा कि इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करें। यहाँ पर डीमिलिटराइज होने से हमास वीक होगा, बट एक पावर वैक्यूम भी क्रिएट होगा। हो सकता है कि होस्टेज को छोड़ने के बाद ट्रस्ट आपस में बिल्ट हो तो नेगोशिएशन और बेटर हो जाए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, बिकॉज इसराइल अपनी सॉवरेनिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मोर ओवर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर जो बनाया जाएगा वो रीडेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा मकसद है, बट कहीं ना कहीं फंड डाइवर्जन को यहाँ पे देखना होगा। पिछली बारी की तरह यहाँ पर वो प्रॉब्लम ना है कि आतंकी कार्रवाई के लिए इस फंड को यूज़ किया जाए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहाँ पे इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे पैथोजन बेस्ड डिजीज फैलती रहती हैं। अब हम चाहते हैं इसके बारे में हमारे पास एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम क्रिएट कर सकें। तो इसके लिए हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, हॉस्पिटल से एंड इवन पब्लिक स्पेसेस से, ताकि हम टाइमली इन पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकें। अभी हाल फिलहाल में 10 ही पैथोजन के ऊपर, यानी वायरसेस के ऊपर हमारा फोकस है। 50 सिटीज़ में इनको ट्रैक किया जाएगा। अगर किसी में भी इनके केसेस, मतलब आपको सैंपल में ज़्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं, तो उस केस में हम टाइमली एक्शन ले पाएंगे। तो इस वजह से इसे अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जा रहा है। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पे की जाएगी, जिससे पैथोजन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें मॉनिटर किया जाएगा एंड टाइमली एक्शन लिया जाएगा। तो पैथोजन यानी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, जो भी ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा से आपके निकलते सीवेज में या एफ्लुएंट में, सॉइल में, इन सब को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और खासकर आप ये कह सकते हो वेस्ट वाटर बेस्ड हम एपिडेमियोलॉजी के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे बीमारी का पता वेस्ट वाटर से लगता है। तो कहते हैं इसमें क्या होता है, जैसे क्लिनिकल टेस्ट के ऊपर, जैसे आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने टेस्ट किया, उसके थ्रू हमें बीमारियों का पता लगता है। बट यहाँ पे हम ये कोशिश करें कि जो अनटेस्टेड केसेस है हम उसके बारे में जान सकें। तो ये पब्लिक हेल्थ की बेटर प्लानिंग के लिए आपको हेल्प करेगा, कम्युनिटी लेवल पे आपको बेटर पिक्चर दे पाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा, बिकॉज ये जो वेस्ट वाटर होता है इसमें हफ्ते 10 दिन पहले ही पैथोजन दिखने लग जाते हैं। तो इससे आप प्रॉपर सप्लाई चेन को मेंटेन कर पाएंगे, टारगेट इंटरवेंशन को यहाँ पर प्रमोट कर पाएंगे। चाहे मिजल की बात करें, क्लोरा की बात करें, पोलियो की बात करें, इन सब के लिए हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये, इन सबको ट्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि मुंबई में हम 2001 के बाद से ही पोलियो के लिए पहले ही टेस्ट कर रहे थे। 5 सिटीज़ में हमने कोविड के लिए भी इसे किया। अब 10 वायरसेस के लिए 50 सिटी में इसे टारगेट किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, जियो इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की ऐसी फील्ड जहाँ पे हम लार्ज स्केल डेलिब्रेटेड इंटरवेंशन कर रहे हैं अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को बदलने के लिए, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। तो अभी प्रोफेसर मार्टिन ने एक स्टडी में ये कहा कि भाई आपके जो ये मेथड्स हैं ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते आपके क्लाइमेट चेंज के अंदर, बिकॉज ज़्यादातर ये मेथड इकोनॉमिकली अनवाइबल है, टेक्नोलॉजी अभी उतनी फिजिबल है नहीं हमारे पास, और इनके इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब क्या होता है ये जियो इंजीनियरिंग, इसे समझते हैं। देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसोल पार्टिकल को इंजेक्ट करके हम सनलाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करें, चाहे सी कर्टन जहाँ पे आप ब्लॉक करते हैं वार्म वाटर को ताकि वो ना पहुँचे आइस शीट्स के पास, ताकि उनकी मेल्टिंग को स्लो डाउन किया जा सके। सी आइस मैनेजमेंट जहाँ पर आप माइक्रोबीट्स या पंपिंग सी वाटर के थ्रू उसको वापस से फ्रीज करने की कोशिश करते हो, या बसल वाटर रिमूवल जहाँ पर आप स्लो ग्लेशियर वाटर फ्लो को प्रमोट करते हैं ताकि ओवरऑल आपका ग्लेशियर मेल्ट ना हो। इसके साथ साथ ओशन के अंदर कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए ओशन फर्टिलाइजेशन भी आपकी इसी टेक्निक्स में से आ जाती है। तो कहते हैं कि 5 टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब इसमें मेजॉरिटी 2 एस्पेक्ट के ऊपर फोकस है। एक, सनलाइट कम आएगी तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, या दूसरा, सनलाइट को जो ट्रैप करती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस को आप रिमूव करो। तो कहते हैं कि ये दोनों ही मेथड्स के अंदर ये आपके कोलैबोरेटिवली आते हैं, एंड यहाँ पे ये फिजिबल अभी नहीं है। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ ये है कि हम कहीं ना कहीं रूट कॉज को एड्रेस करें, ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करें, जिससे हवा भी साफ होगी, पोल्यूशन भी कम होगा एंड हेल्थ भी इंप्रूव होगी।
अभी चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि 80% ग्लोबल एनर्जी आज भी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है एंड इसको चेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, बट जो फॉसिल फ्यूल लॉबी है, जो जैसे अरब देश है, वो इस चीज़ को रोकते भी हैं एंड बाकी और भी बहुत सारे देश हैं। अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि एक इकोलॉजिकल बफर क्रिएट करें जहाँ पर लोकल कम्युनिटी की डिस्प्लेसमेंट को हम रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है कि कैसे इन्वायरमेंट को उस एरिया के प्रिजर्व करना है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। इनकी अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, रोड सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर डिजास्टर से रिलेटेड। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भारत में इस साल 4 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है एंड तकरीबन 2.25 लाख लोगों की इसमें डेथ हुई है। 2 व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, फिर पेडिस्टल एंड देन एसयूवी कैटेगरी के अंदर। यानी अगर बात करें तो ज़्यादातर ओवर स्पीडिंग के कारण लोगों की डेथ हुई है। डेंजरस एंड केयरलेस ड्राइविंग के कारण सेकंड नंबर पे आती है डेथ एक्सीडेंट्स में। अल्कोहल एंड ड्रग के इन्फ्लुएंस में रिलेटिवली 5000 लोगों की डेथ हुई है, तो सबसे कम नंबर इसी का देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवेज पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी 34% लोगों की डेथ हुई है, स्टेट हाईवेज पे 23। अगर बात की जाए फार्मर सुसाइड्स की तो टोटल सुसाइड 2.25 लाख के आसपास देखने को मिली एंड इसमें कल्टीवेटर की बात की जाए तो 4000 के आसपास और एग्रीकल्चर लेबर 6000 के आसपास इनकी डेथ हुई है और ज़्यादातर इसमें आदमी ही थे। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिले। हाँ, फार्मर सुसाइड के वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, इनमें कोई केस आपको देखने को नहीं मिला। तो ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1986 से पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा, ताकि हम कलेक्ट, एनालाइज और डिसमिट कर सकें जो भी क्राइम से रिलेटेड डाटा है उसको। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। धन्यवाद।